हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के उन्हीं पार्ट को देखेंगे जो बिहार जुडिशरी के रिस्पेक्ट में यूज़फुल है। बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको कवर नहीं करेंगे, ओनली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोग आज बात करते हैं मॉडर्न इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। देखिए, बंगाल, मुर्शीद कुली खान 1770-27 in 1717 Murshid Quli Khan was appointed as Bengal Subedar governor by Mughal Empire Farrukhsiyar. Grant of the governorship of Odisha also to him by Farrukhsiyar in 1719. He transferred the capital of Bengal from Decca of Murshidabad. देखिए, अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। बंगाल, देखिए पहले इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी फर्स्ट कोठी बनाई थी 1651 में, शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। उसी वर्ष में राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। 1698 ईस्वी में सूबेदार अली मुसान ने कंपनी को सूता नदी, कालीकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1770 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपये कर के बदले में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दी थी। अंग्रेज़ों ने 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। बंगाल का दीवान औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। तो देखिए, अब मुर्शीद कुली खां को थोड़ा देख लेते हैं। औरंगजेब के पोते अजीमुस्सान से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद यानी स्थानांतरित कर दी। मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने इसे 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा भी दे दिया गया। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में तथा तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में हुआ। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। उसने किसानों को तकावी ऋण दिए, परंतु मालगुजारी की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए। फलस्वरूप मालगुजारी अदायगी में नियमितता आई। 1721 ईस्वी में असम जमातुमार 1,41,09,194 रुपये हो गया। इसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। देखिए, नेक्स्ट है सुजाउद्दीन 1727-39। He was the son-in-law of Murshid Quli Khan. He was granted the governorship of Bihar by Mughal Empire Muhammad Shah Rangila in 1733। तो देखिए, देखते हैं थोड़ा सा इसको, सुजाउद्दीन को, हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम ना हो ताकि। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया था। देखिए, नेक्स्ट वन है सरफराज खान 1739-40। ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दीन एंड वॉज murdered by Aliवर्दी Khan, the डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार इन 1740। तो देखिए, सरफराज खान को
1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ और मार डाला गया। इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। तो देखिए नेक्स्ट वन है अलीवर्दी खां, सीरियल में ही ये दिया हुआ है। अलीवर्दी खां 1740-56 तक रहा। लेजिस्ड हिज सप्रेशन बाय रिसीविंग a फॉरमेन फ्रॉम मुगल एम्पायर मुहम्मद सारंगीला आफ्टर प्लेइंग हिम ₹2 crores. He prevented the English and the French from fortifying their factories at Calcutta and Chandranagar respectively. देखिए अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी में 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बना लिया। गद्दी हथियाने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्ष के शासन में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। नेक्स्ट वन देखिए शुजाउद्दौला है। देखिए इसमें और भी है अलीवर्दी खां में कि मराठा लोग बहुत परेशान करते थे। अंततः मराठा सरदार रघुजी से 1751 ईस्वी में इसने संधि कर ली थी। इस संधि के द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। इसके से अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे, परंतु इसने अंग्रेजों को अपने गोदाम की दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी थी। इसने यूरोपियों की तुलना, देखिए हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। इसने कहा था यूरोपियों की तुलना जो थी मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और अगर यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ये सेंटेंस पूछते हैं। देखिए इसके 3 पुत्रियां थीं जिनमें एक ढाका, दूसरी पूर्णिया और तीसरी पटना के शासक को ब्याही थी। इसके जीवन काल में ही इसके तीनों दामाद खत्म हो चुके थे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नवाब बना। तो देखिए नेक्स्ट वन है सिराजुद्दौला 1756-57। अलीवर्दी खां was succeeded by his grandson शुजाउद्दौला। तो देखिए इसमें दिया है अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। देखिए इसमें दिया है सिराजुद्दौला seized the English factory at कासिम बाजार on 20 June 1756. Fort William surrendered, but Robert Cecil recovered Calcutta. On 2nd January 1757, Treaty of Ali-Nagar was signed, whereby Siraj conducted practically all the demands. British then captured Chandranagar, the French settlement on March 1757. The Battle of Policy was fought on 23 June 1757. Owing to the conspiracy, the Nawab was defeated. The following betrayed the Nawab. तो देखिए इसमें मीर जाफर है, मनिक चंद्र हैं, अमी चंद्र है, जगत सेठ, खादिम खान। देखिए इनके बारे में देखते हैं।
तो देखिए, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे। इसमें नवाब के सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, क्योंकि शौकतगंज को अंग्रेजों ने शरण दी थी। घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दिया। घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की विधवा थी, जो कि अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। शौकतगंज अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। इसका पिता पूर्णिया का गवर्नर था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णिया का नवाब बना। शौकतगंज को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार डाला था। घसीटी बेगम का समर्थन उसका अपना दीवान राजवल्लभ कर रहा था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों या फ्रांसीसियों ने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने थे। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट वन है, ये मीर जाफ़र है। तो मीर बख्शी मनिक चंद्र ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता था, और ये था अमीर चंद्र देख लीजिए, जिसमें रिच सिख ऑफ मर्चेंट था। जगत सेठ बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल था। खादिम खान कमांडेड दी लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स। नेक्स्ट है मीर जाफ़र। देखिए, मीर जाफ़र के बारे में 1757-60 द कंपनी वॉज गारंटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. It received the जमींदारी of 24 परगनाज यानी 24 परगना. मीर जाफ़र however fall into rise and was forced to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम. तो देखिए उसका मीर जाफ़र. तो देखिए, प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया. मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफ़र का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा. थोड़ा सा देख लीजिए इसको. मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफ़र का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा. यहाँ से क्वेश्चन ये बना है कि किसे कहा गया है. मीर जाफ़र बिहार प्रांत के शासक, क्योंकि बिहार से रिस्पेक्ट में भी है. मीर जाफ़र बिहार प्रांत के शासक रामनारायण को हटाना चाहता था. यह अलीवर्दी खां के वंशजों का शुभचिंतक था. बाद में इसने मीर जाफ़र के प्रति राजभक्ति की शपथ ली. मीर जाफ़र ने उड़ीसा के राजा राम सिंह व पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव व वाटसन की मध्यस्थता से विवाद शांत हो गए. यहाँ दो बातें स्पष्ट हुई. कौन सी बातें हुई? देखिए, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया. नेक्स्ट वन, मीर जाफ़र विद्रोहियों को दबा भी नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी स्वतंत्र नहीं रहा. 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया. नेक्स्ट वन देखिए, मीर कासिम. 1760-64 मीर कासिम में सीडेड बर्डवान, मिर्नपुर एंड चित्तौड़. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. यानी मीर कासिम जो अपने उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से अपनी स्थानांतरित मुंगेर में स्थानांतरित कर ली थी. नेक्स्ट है, मीर कासिम सून रिवोल्टेड एज ही वॉज एंग्री विद द ब्रिटिश ऑफ मिसयूजिंग द दस्तक फ्री ऑफ ड्यूटी presses. However, having been defected by the British, he fled to Awadh.
where he formed a confederacy with Awadh ruler Sujauddaulah and Mughal Empire Shah Alam II। देखिए, मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी यह न्यूनतम रहता। उसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार किए थे। तो कौन कौन से किए थे? देखिए, प्रशासनिक सुधार जो मीर कासिम के थे, इसमें यही चीज़ दिया है जो सक्सेसर ऑफ मीर कासिम दिया है। तो देखिए, नए कर अववाब ऊपरी कर लगाए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। सेकंड है, अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजरी जमा भी वसूल किया। मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने 1763 ईस्वी में समस्त आंतरिक व्यापारों को करमुक्त कर दिया। उसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति की। यह समरू के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, नेक्स्ट वन है ड्यूअल गवर्नमेंट। ये इसमें देख लीजिएगा, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन। ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट इन 1765। नेक्स्ट है, द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत राइट्स फ्रॉम निजामुद्दौला the Nawab of Bengal, but the company did not take over direct administration and revenue collection. Next, Warren Hastings ended the dual system of government in 1772। देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें मेंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछ लेता है द्वैध शासन के बारे में, ड्यूअल डायची। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। नए नवाब से एक संधि के द्वारा प्रांत की सुरक्षा फरवरी 1765 ईस्वी में कलकत्ता काउंसिल ने अपने हाथों में ले ली। मतलब नवाब की सेना समाप्त हो गई और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया। संधि के प्रावधानों के अनुसार एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई, जिसे सूबेदार के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी। नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जानी थी। तदनुसार मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। संधि की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार सेना बाहरी संबंध तथा वित्तीय व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। नवाब को 53 लाख रुपए 53 लाख वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 ईस्वी में 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इन प्रावधानों में शाह आलम को 26 लाख रुपए प्राप्त होने थे, अर्थात इन दोनों राशियों 26 लाख प्लस 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, इसमें कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। क्लाइव यह समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास केवल सत्ता की छाया है। देखिए, द्वैत शासन के कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे हैं बंगाल में द्वैत शासन की नींव, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, जैसे हम ये बोल रहे हैं आप लोग नोट्स बना लीजिए अगर हिंदी वाले हिंदी में बनाना चाहे तो। और बाकी इसमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें तो शॉर्ट में दिया हुआ है, डिटेल में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 ईस्वी में क्लाइव ने रखी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इस द्वैत शासन के निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए। तो बस देखिए, इसमें इतने को ही एक्सप्लेन किया है हमने, अभी तक जितना एक्सप्लेन किया वो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, जो इसके दुष्परिणाम थे, जैसे प्रशासनिक व्यवधान था, निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था ठप हो गई क्योंकि कंपनी प्रशासन के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर सकती थी। कृषि का ह्रास था, मतलब कि उसका क्षय हो रहा था कृषि व्यवस्था का। उद्योग में दक्षता का हानि हो रही थी, ह्रास हो रहा था। भारतीय व्यापार का विघटन हो रहा था। तो काफ़ी सारे इसके दुष्परिणाम भी हुए थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप लोगों को इसकी PDF भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा और आप लोग नोट्स तो ज़रूर बना लीजिएगा, आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैदर अली की। आई कट हैदर अली की। फर्स्ट एंग्लो मैसूर देखिए, इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। देखिए, सूरत की इसमें एक दिया हुआ है। हैदर अली डिफाइंड द ब्रिटिश द ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 सिंह। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि से हुआ। इसको हम डिटेल में बता रहे हैं, इसमें तो बस शॉर्ट में एकदम दिया है। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। हैदर अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम से इस बात की संधि की थी कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपए के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। संघर्ष का इस महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक के नवाब के बीच मैसूर का सीमा विवाद था। उत्तरी सरकार पर अधिकार को लेकर मद्रास सरकार हैदर से मैत्री चाहती थी, किंतु निजाम उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य चाहता था और इसी दृष्टि से मराठा एवं हैदर के साथ सहयोग करने को तत्पर था। देखिए, नेक्स्ट है कि जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 ईस्वी में नई मित्र शक्तियों हैदर अली और निजाम को चंगमा घाट और त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप निजाम हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों से मिल गया। अब एक ओर बम्बई से कर्नल वुड ने मैसूर पर आक्रमण किया और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने 1768 ईस्वी में प्रारंभ में अंग्रेजों ने मंगलौर को अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन हैदर ने मंगलौर पर पुनः अधिकार जमा लिया और 1768 ईस्वी की अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 1769 ईस्वी में हैदर मद्रास से 5 मील दूर तक प्रवेश कर चुका था, अतः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि
कर ली। मद्रास की संधि जो थी वो 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल 1769 को। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780-84। वारेन हेस्टिंग्स अटैक्ड फ्रेंच पोस्ट माहे विच was in हैदर अली टेरिटरी। एंड देखिए नेक्स्ट वन है हैदर अली लेड अ जॉइंट फ्रंट विथ निज़ाम एंड मराठा एंड कैप्चर एरकॉट कैपिटल ऑफ कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट वन इन 1781 हैदर अली वाज defeated at Porto Novo by I record. Next one, he did during the second Anglo-Mysore war। काफ़ी छोटा स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिएगा आप लोग जूम करके। देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर को। देखिए 1769 ईस्वी को 1769 ईस्वी की संधि की शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता नहीं की, वह प्रत्याक्रमण की ताक में रहने लगा। 1769 ईस्वी में हैदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक महान संघ में सम्मिलित हुआ। यह संघ असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित हुआ था, क्योंकि निजाम अंग्रेज़ों द्वारा गुंटूर के जिलों व बालाघाट क्षेत्र के दीवानी के बदले 7 लाख रुपए दिए जाने से नाराज था। वारेन हेस्टिंग्स की महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति से मराठे भी अंग्रेज़ों से नाराज थे, अतः हैदर, निजाम व मराठा ने त्रिगुट बना लिया, तीनों लोगों का गुट बना लिया। भारत के बाहर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और विद्रोही अमेरिकन उपनिवेश भी इंग्लैंड के विरुद्ध मिल गए थे। फ्रांस भारत में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें दिया है, अब वारेन हेस्टिंग्स ने एरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। देखिए इसी में देखिए क्या कहते हैं हुआ था। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 ईस्वी में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि की। तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। जो यह संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच 1784 ईस्वी में हुई थी। एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए थे। इसमें यही संधि में यही कि एक दूसरे द्वारा जो जीते गए देश थे एक दूसरे को लौटा दिए गए थे और उनके बंदियों को छोड़ दिए गए थे। ये टीपू की कूटनीति का उनकी सफलता थी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका था। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें दिया हुआ है थर्ड पूछा है, सेकंड टीपू सुल्तान। हाँ ये टीपू सुल्तान का दीजिए, देखिए या अभी देखिए, टीपू सुल्तान हैदर अली वाज सक्सीड बाय दी सन टीपू सुल्तान इन 1782। नेक्स्ट वन ही कंटिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टिल 1784। यही वाला ये 84 वाला था, मंगलोर की संधि जो टीपू ने की थी। फिर देखिए दी ट्रीटी ऑफ मंगलोर 1784 was signed by टीपू सुल्तान विच ended the सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790-92। मराठा एंड निज़ाम एडेड दी ब्रिटिश कॉर्नवालिस कैप्चर्ड बैंगलोर बाय दी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। टीपू ceded
हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। देखिए तृतीय इसमें से थर्ड दिया है, मंगलोर की संधि एक खोखली विराम संधि को छोड़कर और कुछ भी नहीं थी। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होना अवश्यंभावी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुता जमाना था। टीपू जैसा शासक मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं रह सकता था, जिसने अपने फ्रांस तथा कुस्तुनतुनिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1787 यानी 1787 ईस्वी में दोनों स्थानों पर दूत भेजे। इससे अंग्रेज रुष्ट हो गए। कार्नवालिस निजाम को गुंटूर का क्षेत्र नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर सहमत हो गया कि अंग्रेज उसे हैदर द्वारा जीते गए राज्य को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 ईस्वी में कार्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न देने की शर्त लगा दी। मित्र राज्य की सूची में मैसूर का नाम नहीं था, इसे टीपू रुष्ट हो गया था। देखिए इसमें यह हो गया थर्ड। अब फोर्थ देखते हैं। चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डेड। हमारे जाते हैं। टीपू was the only Indian ruler who have understood the importance of economic strength as the foundation of military strength. Next one, Tipu established the embassies to France, Turkey, Iran and Peru to develop foreign trade. Next one, Tipu planned a treat of liberty at his capital Srirangapatnam and become a member of Jacobin Club. देखिए इसमें दिया है 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी, जो अभी हमने आपको बताया। और मैसूर पर पूरब से जनरल हैरिस व कर्नल वेलेस्ली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध में और हैरिस में मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया, जिसमें आपको स्क्रीन में देखिए इसका एक्सप्लेन है। इस तरह 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम तथा मैसूर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को भी दिए गए। मैसूर के राज्य को वाडियर वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दम्भ भरे शब्दों में कहा, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। क्या कहा? अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। यहाँ पे कौन सा एक नहीं हुआ था? हैदर अली, इसमें एक्सप्लेन है। देखिए हैदर अली 1761-82 हैदर अली began his career as a soldier in the service of the Mysore state. Later he became the Fauzdar, the Dindigul. He established a modern arsenal, the Dindigul, with the help of French. Next one, in 1761 he overthrew the power of Prime Minister of Wandiyar King Krishna Raja
first and assumed the power. Thought continued the recognize Krishna Raja first as the lawful ruler. देखिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बात करते हैं पंजाब। गुरु गोविंद सिंह दी 10th and the last Guru of the Sikh transformed the religious sect into the military of brotherhood. Next one, in the confusion and disorder that followed the invasion of Nadir Shah. देखिए इसमें नादिर शाह and Ahmad Shah Abdali, the Sikh increased their military strength and become a strong power. तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह 1792-1839. He was the greatest Indian ruler of his time and founder of the Sikh rule in the Punjab. Born in, उनका जन्म जो हुआ था 1780 at गुजरानवाला and occupied Lahore in 1799 and made it his capital. He conquered Amritsar in 1802 and occupied Ludhiana, and after incessant wars annexed Kangra, attack Multan, Kashmir, Hazara, Dharjat and Peshawar. He died on 1839. नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ रणजीत सिंह की क्या क्या उसकी थी, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए रणजीत सिंह 1792 से 1833 तक। देखिए 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, जो इसमें भी दिया गया है। इसमें थोड़ा सा वो दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम पीरियड का होता है। तो देखिए बॉर्न इन 1780 दिया है 1780। ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। ये पूछा है कि रणजीत सिंह का संबंध किससे था, तो सुकर चकिया मिसल से ऑप्शन में ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में मान सिंह की मृत्यु की हो गई और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन गए। 1796 यानी कि 1796 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफ़गानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 ईस्वी में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गई थीं। ये इंपॉर्टेंट था, इसका 12 तोपें चिनाब में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों इसके अधीन हो गए। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब आया। जनरल लेक इसका पीछा करता हुआ व्यास नदी तक आया और रणजीत सिंह ने से होलकर को शरण न देने को कहा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए तख्त खालसा को आयोजित किया गया और इस बात के लिए गुरुमत लिया गया कि होलकर के साथ क्या बर्ताव किया जाए। राजनीतिक मामलों के लिए यह आखिरी गुरुमत था। इसके बाद गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहा। 1806 ईस्वी में लेक और रणजीत सिंह के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहें
अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएं। रणजीत सिंह ने के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह सभी सिखों के नेता बनना चाहते थे, इसलिए पटियाला, नाभा और जींद की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया और सफलता भी पाई। इसी बीच लॉर्ड मिंटो ने यह देखते हुए कि फ्रांस और रूस एक संधि में बंध चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास भेजा। मेटकाफ रणजीत सिंह की पहली शर्त थी अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे और दूसरी शर्त की पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकारों के न मानने के कारण वार्ता टूट गई। रणजीत सिंह ने मालवा की तरफ अभियान किया, तभी अंग्रेजों ने लुधियाना में आक्टर लोनी को एक अंग्रेज सेना के साथ भेज दिया, जिससे रणजीत सिंह भयभीत होकर अपना अपमानजनक संधि करने को बाध्य हो गए थे। देखिए रणजीत सिंह का प्रशासन था, उसके में तो दफ्तर ए अबवाब उल माल था, जिसमें भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोत होते थे। दफ्तर ए तोहिजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं असैनिक क्रमकों के वेतन का हिसाब रखता था। दफ्तर ए रोजाना मचा खर्च या राजा के प्रतिदिन के व्यय का वितरण करता था। प्रांतीय प्रशासन भी इनका जैसे था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर में भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रशासन था, फौज एक खास था, घुड़सवार था। ये पूछता है फौज एक खास किस लिए होता था, तो ये इसका होता है फौज एक खास घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी। घुड़सवार था, तोपखाना, पैदल सेना, फौज बेकवायत। आप लोगों को पीडीएफ में इससे थोड़ा सा और डिटेल से मिल जाएगा। इसमें जितना डिटेल हम इसमें कर दिए हैं पीडीएफ में उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के लिए शॉर्ट में हर एक चीज़ शॉर्ट में छोटी छोटी करके दी गई है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार, और आप ये नीचे किंगडम, ईयर, फाउंडर, सीजन इसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46 सिक्स वेयर डिफेक्टेड इन द ऑल द फोर बैटल द मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, द सुबेरान, द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 ended war. The war, Sir Henry Lawrence become the first resident हुआ। फिर सेकंड है सेकंड एंग्लो सिक्स वार, एकदम बहुत शॉर्ट इसमें दिया हुआ है। द साइड द पंजाब, सर जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। फिर बहुत देखिए इसमें दिया है, फर्स्ट दिया है और सेकंड भी दिया है, तो देखते हैं इसको। इसमें बहुत सारा थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको कि प्रॉब्लम ना हो, मेंस में भी काम आएगा ही। क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था, फर्स्ट आंग्ल सिख वार 1845-1846 ईस्वी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेजर ब्रांडफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी। इस प्रकार अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयाँ हुई। ये 4 लड़ाइयाँ मुदकी 18 सितंबर 1845 ईस्वी, फिरोज शाह 21 दिसंबर 1845 ईस्वी, बद्दोवाल और आलीवाल 28 जनवरी 1846 ईस्वी ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 ईस्वी निर्णायक सिद्ध हुई। इन युद्धों में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। सिखों की पूर्णतया हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। तो लाहौर की संधि जो हुई थी ये इसमें, तो 9 मार्च को 1846 को 1846 को हुई थी। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की 1848-1849 तक। देखिए प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। सिख डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। रानी जिंदल के साथ
अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। भैरोवाल की संधि के अनुसार उसे 1/2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाना था, जिसे घटाकर केवल 48,000 रुपए वार्षिक निश्चित कर दिया गया। यही नहीं, उनके बहुत से आभूषण ले लिए गए और उन पर जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध हुए थे। रामनगर का हुआ था युद्ध, जो 22 नवंबर मतलब कि 22 नवंबर 1848 को। इस युद्ध में जनरल गाफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा। नेक्स्ट वन था चिलियावाला का युद्ध, 13 जनवरी 1849। चिलियावाला के स्थान पर गाफ के नेतृत्व में एक और अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी। नेक्स्ट वन था गुजरात का युद्ध हुआ था, 21 फरवरी 1849 को हुआ था। गाफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया था। इन तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए नेक्स्ट, इसमें हैदर अली का हमने देखा था, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा हैदर अली के बारे में। ऊपर हमने देखा था यहाँ हैदर अली 1761-82 था। तो देखिए हैदर अली का जो जन्म था 1722 में, थोड़ा सा इसमें मतभेद भी है। 2 में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर में एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में एक युद्ध में हो गई थी। बड़े होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। इसकी युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधान नंजराज ने 1755 ईस्वी में 1755 में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। देखिए इसमें ये दिया हुआ है डिंडीगुल, इसमें फौजदार नियुक्त किया। फौजदार बनने पर इसने 2 कार्य किए। प्रथम, अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा किया, यानी पढ़ा लिखा करने के लिए खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और द्वितीय, अपनी सेना को, यानी फर्स्ट तो सलाहकार नियुक्त किया था, सेकंड था अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे पश्चात तकनीकी को अपनाया जा सके। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ रहकर हैदर ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद राजधानी मैसूर से रंगपट्टनम में स्थानांतरित कर ली थी, मतलब ट्रांसफ़र कर ली थी। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। इसी अवसर पर नंजराज ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त किया। खांडे राव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। देखिए इसमें दिया था शॉर्ट में ही, लेकिन काफ़ी दिया है। षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर अली के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1763 ईस्वी में बेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई और सिंहासन के दावेदार 2 उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। हैदर ने दोनों को मरवाकर वहां अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया और वेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया। हैदर अली द्वारा मालाबार के नायकों का दमन करने और विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के पोलीगारों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया तथा सुंडा, सीरी और गुटी
को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराय ने मैसूर पर आक्रमण किया। सवानूर के दक्षिण में हली बली के मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ, परंतु वह पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप 1765 ईस्वी में इसे एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार इसी गुटी तथा सवानूर के जिले और 32 लाख रुपए मराठे को देने पड़े। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय में आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान किया। उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित की थी। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग टीपू सुल्तान। नेक्स्ट वन है टीपू सुल्तान 1782-99। देखिए, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। थॉमस मुनरो ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीकी अपनाई, वह नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी अंग सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे। इसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जलसेना के एक लेफ्टिनेंट ट्रिपो की नियुक्ति किया था। कुछ वर्ष पूर्व मिले श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1791 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया था तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधारेश्वर के मंदिर की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यह उसकी धर्म सहिष्णुता का उदाहरण था। देखिए, टीपू सुल्तान का दिया है। हैदर अली वाज सक्सीड बाय हिज सन टीपू सुल्तान इन 1782. He continued the Second Anglo-Mysore War till 1784. The Treaty of Mangalore 1782 was signed by Tipu Sultan, which ended the Second Mysore War. ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें देखिए, आप लोगों को PDF इसकी और हिंदी की भी इसकी मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने इंग्लिश हिंदी दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। एक साथ दोनों को करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर अलग अलग करना हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू गाइज।